हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। माई सेल्फ डॉक्टर अमित गुप्ता, आस्था होम्योपैथिक क्लिनिक सतरिक रोड चिन्हट से मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अमित गुप्ता होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र और सीनियर ट्रीटमेंट लेबोरेटरी सुपरवाइज़र और इसी के साथ साथ आपको लैब टेक्नीशियन और सीनियर लैब टेक्नीशियन की तैयारी जो आप सभी को हम करवा रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, उसी के बारे में आप सभी को आज हम ये वीडियो डिस्कस कर रहे हैं। तो आप सभी को आगे हम सबसे पहले ये बताना चाहते हैं कि जो है जो कुछ क्वेश्चंस हमने करीब 25 क्वेश्चन कल के वीडियो में आप सभी के समक्ष डिस्कस किया था। उसके आगे अब कुछ और भी जो उसके सिलेबस या उसके पाठ्यक्रम के अनुसार जो आपके इम्पॉर्टेंट जो है एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो ये वीडियो आप ज़रूर अंत तक देखिए और इसके क्वेश्चन जो है ज़रूर आप सॉल्व करिए, आपके एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपके समक्ष कि स्वास्थ्य का वर्णक्रम में सबसे ऊपरी बिंदु कौन सा है। देखिए, स्वास्थ्य का वर्णक्रम यानी कि जो हेल्थ की बात अगर हम करते हैं तो अगर हमारा स्वास्थ्य जो है, स्वास्थ्य के वर्णक्रम की बात करते हैं तो अच्छे स्वास्थ्य की बात करते हैं हम, यानी सबसे ऊपरी बिंदु कौन सा है, यहाँ पर सबसे अच्छा स्वास्थ्य ही हमारा जो है, सबसे अच्छा स्वास्थ्य हमारा ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ साथ आगे फिर बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि स्वास्थ्य का वर्णक्रम में सबसे निचला बिंदु कौन सा है। तो सबसे निचला बिंदु यानी कि जब हमारा स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा डीअरेंज हो जाता है तो हमें हमारी डेथ की कंडीशंस आ जाती है, यानी कि हमारी मौत हो जाती है। इसी के साथ साथ अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं जिसको बोलते हैं मरक विज्ञान क्या है। देखिए, जो परपोषी होते हैं यानी दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं, उसी को मरक विज्ञान के अंतर्गत रखते हैं हम। बीमारी के कारक में सजीव या जैविक कारक कौन है। देखिए, बीमारी के जो कारक होते हैं, फैक्टर्स हैं, इसमें लिविंग जैविक जो है ये क्या है, ये जीवाणु हैं। और जीवाणु यानी कि आपके जो क्या बोलते हैं, जीवाणुओं को आपको कह सकते हैं कि ये क्या है कि बैक्टीरिया हैं, ठीक है ना। और सजीव और निर्जीव की बीच की कड़ी कौन सी है, इसको बोलते हैं वायरस हैं। और उपरोक्त में से कौन सा जैविक कारक नहीं है। तो जैविक कारक देखिए, वायरस भी है, जीवाणु भी है, फंगस भी है। आपका प्रोटीन जो है ये कोई जैविक कारक नहीं है। प्रोटीन ये टूटता है अमीनो एसिड में, ठीक है ना, अमीनो एसिड में। तो कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है, प्रोटीन इज़ रिलेटेड टू अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल। ये भी क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस पूरी वीडियो को अवश्य रूप से आप देखते रहिए। आगे फिर हम कहते हैं कि निम्न में से कौन सा पौष्टिक कारक है। देखिए, पौष्टिक मतलब यानी कि जिससे हमको मतलब कह सकते हैं कि ऊर्जा मिल रही है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसी के साथ साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उपरोक्त में से रासायनिक कारक कौन है। रासायनिक कारक की बात करते हैं यहाँ पर, तो रासायनिक यानी केमिकल की बात करते हैं तो प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन एक तो नहीं है, ये है डस्ट गैसेस जो है ये रासायनिक कारक हैं। अगला अब आगे का स्टार्ट करते हैं। सब क्लिनिक बीमारी को कहते हैं अदृश्य बीमारी, जो कि छिपी हुई बीमारी के रूप में आती है। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने वाली बीमारी क्या कहलाती है। देखिए, अब हम यहीं एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति की बीमारी की बात करते हैं। अब ये कम्युनिकेबल डिजीज़ की बात कर रहा है, लेकिन देखिए, क्योंकि अभी देखिए अगर आप पाठ्यक्रम की बात करते हैं तो पाठ्यक्रम में आपके कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ दोनों है। चाहे सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र की बात करिए, चाहे STLS की बात करिए, चाहे किसी भी आज की जैसे वीडियो में हमने आपके पाठ्यक्रम के बारे में विस्तृत रूप से आप सभी को बताया है। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने वाली बीमारी, ना तो ये डेंगू है, इनमें से कोई नहीं हो नहीं सकता, मधुमेह है नहीं, तो खुजली की बीमारी ये है। अगला क्या है, निम्न में से कौन सी जूनोसिस बीमारी नहीं है। जूनोसिस बीमारी कौन सी नहीं है, सीनी ये है STD, जिसको बोलते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। ये कौन सी डिजीज़ है, इसके अंतर्गत आती है सिफिलिस एंड गोनोरिया एंड सिफिलिस, ये जो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं। आगे फिर बढ़ते हैं हम महामारी
बीमारी का उदाहरण है। महामारी बीमारी का उदाहरण कौन सा है? दिल की बीमारी महामारी नहीं है, मधुमेह बीमारी भी महामारी नहीं है, यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है किसी कम्युनिटी। खसरा यही हमारा एक ऑप्शन है। ये खसरा बिल्कुल एकदम सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, खसरा। तो दोस्तों आप सभी लोग इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखें। इसमें सारे आप सभी लोगों को जितने भी क्वेश्चंस की जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र और सीनियर ट्रीटमेंट लेबोरेटरी सुपरवाइज़र और लैब टेक्नीशियन के और सीनियर लैब टेक्नीशियन के जो है एग्ज़ाम में पूछी जाने वाली है 13 तारीख को, उसके बारे में हम आज आपको डिस्कस कर रहे हैं। देशव्यापी बीमारी को क्या कहते हैं? देखिए, अब देशव्यापी बीमारी को कहते हैं, क्या कहते हैं आपको? देशव्यापी बीमारी वह बीमारी जो संपूर्ण विश्व में एक देश से दूसरे देश में फैलती है, पहली बात। और दूसरा क्या कहते हैं? एक ज़िले से दूसरे ज़िले में फैलने वाली, बिल्कुल नहीं। एक ज़िले से संपूर्ण राज्य, बिल्कुल नहीं। देशव्यापी बीमारी का मतलब ही होता है कि जो बीमारी संपूर्ण विश्व से एक देश से दूसरे देश में फैलती हो, जैसे कि आपका कोविड-19 हो गया, देशव्यापी बीमारी, ठीक है ना। कोविड-19 पे भी आपके सवाल आएंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ। कोविड-19 पे से रिलेटेड आपको बिल्कुल सवाल पूछे जाएंगे, उससे रिलेटेड सवाल आपको ज़रूर हम करवाएंगे। आगे फिर बढ़ते हैं हम अगला। देखिए, शरीर का तापमान होता है, शरीर का तापमान कितना होता है? शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और दूसरा, हम स्वास्थ्यकर्मी किसकी सहायता से अपना जो है पता लगाता है? थर्मामीटर की वजह से। हीमोग्लोबिन कितना प्रतिशत कम होने पर रक्ताल्पता कहलाती है? 10 ग्राम % से। 1 वर्ष की आयु में बच्चे का वजन उसके वजन के समय से कितना अधिक होता है? ये हो जाता है आपका 3 गुना, क्योंकि जो बच्चे का वज़न होता है बर्थ के समय, इसके पहले भी वीडियो में हमने बताया था, वो कितना होता है? 2.8 से लेकर 3.5 kg तक, और इसका 3 गुना, यानी कि अगर 1 वर्ष की आयु की बात करते हैं तो सामान्यतः वज़न जो बच्चे की होती है ये 9 kg। तो देखिए, अभी 1 वर्ष की आयु में सामान्यतः बच्चों का वज़न कितना होता है? 7.5 से 10 किलोग्राम। तंत्रिका तंत्र ऊतक का क्या उदाहरण है? संयोजी ऊतक। निम्न में से पशु ऊतक क्या है? एपिथेलियल ऊतक। एपिथेलियल ऊतक का उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं है? ये हो गया आपका संयोजी ऊतक। आगे फिर इसी क्रम में अगला क्वेश्चन करवाते हैं आप सभी को। मांसपेशीय ऊतक का उदाहरण नहीं है, इसका हो जाएगा आपका हृदय की मांसपेशियाँ। हृदय की मांसपेशियाँ आगे, सॉरी, इसका हो जाएगा कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र हो जाएगा, हृदय की मांसपेशी नहीं हो जाएगी, इसका क्या हो जाएगा आपका? कंकाल जो है कंकाल। निम्न में से मांसपेशीय ऊतक कौन सा है? धारीदार ऊतक की बात करते हैं। तंत्रिका तंत्र या तंत्र कह सकते हैं, या बॉडी का तंत्र जो है समूह बनाता है, तो क्या बनाएगा? तंत्र। मानव शरीर पूरा बना देगा, क्योंकि हमने बताया था कि तंत्र मतलब होता है सिस्टम, और सिस्टम क्या बना देता है? पूरा बॉडी का जो किसी ऑर्गन के सिस्टम को मिला करके एक बॉडी का निर्माण हो जाता है। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कह देते हैं। कपाल कृतिका मानव शरीर में कहाँ होती है? कपाल मस्तिष्क से रिलेटेड है, तो मस्तिष्क में होगा। गर्भधारण होने के प्रथम माह में भ्रूण के कंकाल का ढांचा किससे बनता? बिल्कुल उपास्थि से बनता है। गर्भधारण के दूसरे और तीसरे माह में हड्डियां दिखाई पड़ती हैं। हड्डियां अगर दिखाई पड़ती हैं तो वो कैल्शियम, तीसरे माह में हड्डियां दिखाई पड़ती हैं, वो जो है कैल्शियम का होता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, आजीवन हड्डियों में बनता है, इसमें भी कैल्शियम ही बनता है। इसी के साथ साथ आपको देखते हैं कि संपूर्ण हड्डियां, शरीर में कितनी हड्डी पाई जाती हैं? एक मानव शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। आगे फिर चलते हैं इसी क्रम में कि निम्न में से अस्थियों का कार्य नहीं है। देखिए, अस्थियों का कार्य क्या है? शरीर को आकार प्रदान करना, यही कार्य है, बाकी नहीं है। और सबसे लंबी अस्थि नहीं है। देखिए, लंबी अस्थि प्रगढ़ अस्थि, बाह्य क्रोष्टिका, अंतरअस्थि, यही नहीं है, टखना और हाथ की अस्थि। अच्छे कंकाल की बात करते हैं, हमने बताया था कि अच्छे कंकाल में आपकी पाई जाती हैं कितनी? 80 बोन, और अपेंडिकुलर स्केलेटन में पाई जाएगी, यानी कि उपबंधी कह सकते हैं, या अपेंडिकुलर में कंकाल में पाई जाएगा 126 बोन। जोड़ों के अध्ययन को बोलते हैं संधि विज्ञान, जोड़ को आर्थ्रोलॉजी जिसको बोलते हैं। उल खोल जोड़ का उदाहरण है, ये है कंधे का जोड़। इसी के साथ साथ निम्न में से कोर संधि का उदाहरण है, कोर संधि को उदाहरण को बोलते हैं घुटने का जोड़। निम्न में से धुराग्र संधि का उदाहरण है, धुराग्र संधि जिसपे घूमती है कशेरुका है, तो गर्दन की गर्दन और इसकी कशेरुका की दूरी के बीच का जोड़ बोलते हैं घुराग्र संधि। आगे बोलते हैं कि
स्थूलक जोड़ का उदाहरण है कलाई और टखने का जोड़। ओके, अब स्थूलक कोण को हम बोलते हैं ग्लाइंडिंग जॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लाइंडिंग जॉइंट भी बोलते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस विकार महिलाओं में कब पाया जाता है? देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस रजनोवृत्ति के पहले, रजनोवृत्ति के बाद, बिल्कुल रजनोवृत्ति के बाद पाया जाता है, पहले नहीं पाया जाता है। गर्भावस्था में बिल्कुल नहीं। रजनोवृत्ति मतलब जब हम मेनोपाज की कंडीशन होती है, जब लेडीज़ में मेनोपाज की कंडीशन, मेनोपाज का मतलब ये होता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो क्लोज हो गई हो, बंद हो गई हो, उसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन पाई जाती है। ओके, आगे फिर हम डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है? तो ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियां जो होती हैं वो छिद्रिल हो जाती हैं, यानी कि हड्डियां संदूषित होती हैं, हड्डियां का झुकाव होता है, इनमें से कोई नहीं। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब होता ही पोर मतलब छिद्र से होता है कि छिद्र युक्त हो जाती हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस में क्या हो जाएगा? हड्डियां जो हमारी वो पोर युक्त हो जाएंगी। अब देखिए, कायफोसिस विकार किसे कहते हैं? कायफोसिस विकार का मतलब ही होता है कि आपके हड्डियों का संदूषित होना, ठीक है ना। इसी के साथ साथ आपको बोलते हैं रिकेट्स रोग या सुखंडी रोग विटामिन डी के कारण से होता है। विटामिन डी के कारण से होता है आपका सुखंडी रोग। कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से कह सकते हैं कि आपके कैल्शियम और फास्फोरस, या मतलब विटामिन ये कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से हो जाता है। इसी के साथ जोड़ों में होने वाली, अगर हम देखते हैं कि जोड़ों की बात कर रहे हैं, तो जोड़ों में होने वाली जलन को क्या कहते हैं? जोड़ों में जो होने वाली जलन, या इसको कहते हैं गठिया रोग कह देते हैं। रक्त का के तरल भाग को क्या कहते हैं? रक्त के प्लाविका कहते हैं। प्लाविका प्लेटलेट तरल को, ठीक है, फ्लूइड जो होता है उसका प्लाविका कह देते हैं। प्लाविका में प्रोटीन शामिल है, प्लाविका प्रोटीन में शामिल नहीं है। प्लाविका प्रोटीन में शामिल कौन नहीं है? एल्बुमिन है, ये ग्लोबुलिन भी है, फाइब्रिनोजन भी है, लेकिन आरबीसी नहीं, क्योंकि आरबीसी अलग है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स अलग होते हैं। रक्त के ठोस भाग में शामिल नहीं है, ये कौन सा है? तो पोटेशियम। आरबीसी भी है, बिम्बाणु भी है, डब्ल्यूबीसी भी है, तो आपका क्या होगा? पोटेशियम अलग लग रहा है ऑप्शन। आरबीसी में लाल पदार्थ होता है, इसे कहते हैं हम हीमोग्लोबिन, ठीक है। ब्लड का कलर आरबीसी हीमोग्लोबिन के कारण से ही लाल होता है, हीम मतलब होता ही है, ठीक है। आयरन, 1 क्यूबिक मिलीमीटर में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? ये आपकी होगी 4 से 6 मिलियन होती है। पर क्यूबिक मिलीमीटर में डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है? 5 से 10,000। तो दोस्तों, ये आज आप सभी को जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चन को आप एक बार फिर से, 2 बार फिर से, 3 बार फिर से रट लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे अभी मैंने आपसे बताया कि सुखंडी रोग, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। अगर यहाँ पर ऑप्शन कैल्शियम और फास्फोरस दिया गया है, तो बिल्कुल ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ साथ अगर जोड़ों के होने वाली जलन की बात हमने अभी कही, गठिया रोग बात करते हैं। रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं? तो हमने आपको बताया कि प्लाविका कहते हैं। प्लाविका में प्लाविका प्रोटीन में कौन सा नहीं शामिल है? आरबीसी एक अलग चीज़ है। यहाँ पे एल्बुमिन, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, ये सारे एल्बुमिन, ग्लोबुलिन ये प्रोटीन के ही पार्ट हैं। प्लाविका प्रोटीन की बात कर रही, तो एल्बुमिन, ग्लोबुलिन प्रोटीन ही है, फाइब्रिनोजन भी प्रोटीन है, जो ब्लड के क्लॉट के समय काम आता है। आरबीसी एक अलग चीज़ है। और इसी के साथ साथ हमने बताया कि आरबीसी में लाल पदार्थ होता है, जिसे कहते हैं हीमोग्लोबिन। आगे हमने देखा कि पर क्यूबिक mm में आरबीसी की संख्या कितनी हो रही है? 4 से 6 मिलियन। और पर भी क्यूबिक मिलीमीटर में अगर देखा जाए कि डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी हो रही है, तो डब्ल्यूबीसी की संख्या 5 से 10,000 हो रही है। आगे अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि अगर हम देखते हैं कि रक्त कोशिकाओं का निर्माण, ये क्वेश्चन कट गया है, रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, ये पूछा गया है कि रक्त की सेल का निर्माण कहाँ होता है। तो ये हमारा होता है कि बोन मैरो में। कहाँ होता है? बोन मैरो, यानी कि अस्थि मज्जा में। ऑप्शन सही है। रक्त की मात्रा कितनी पाई जाती है शरीर में? आपकी 5 से 6 लीटर। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। सभी धमनियाँ ऑक्सीजन ब्लड ले जाती हैं, सिवाय एक धमनी को छोड़ करके। देखिए,
यही एक एक्सेप्शन है जिसको बोलते हैं फुसफुस धमनी। फुसफुस धमनी जो है हमारी, ये जो है क्या बोलते हैं, सभी धमनियाँ सभी जो है आर्टरी में जो है शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एक आर्टरी छोड़ करके, ठीक है ना, वो है फुसफुस धमनी। सार्वभौमिक रक्तदाता कौन सा है, यानी कि रक्तदाता समूह। ब्लड ग्रुप का देखिए, हमने उसने कहा था कि ब्लड ग्रुप में बोला है कि ब्लड ग्रुप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ब्लड ग्रुप में सब जो है रक्तदाता समूह क्या है, ओ है। ओ सभी को ब्लड दे सकता है। रक्त मापने के उपयोग में लाए जाने वाले उपकरण को क्या बोलते हैं, रक्तचाप नापने वाले को। ब्लड प्रेशर जो नापते हैं उसके उपकरण को हम बोलते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर या बोलते हैं मरकरी मैनोमीटर भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं मरकरी मैनोमीटर। थर्मामीटर किससे नापते हैं, थर्मामीटर बुखार के लिए। बैरोमीटर दबाव के लिए। हाइड्रोमीटर वाटर की गहराई के लिए। हाइड्रो मतलब वाटर हो जाता है। एक वयस्क का रक्तचाप कितना होता है, सामान्य वयस्क का रक्तचाप कितना होता है, तो ये आपका हो जाएगा 100 से लेकर के 140 तक। सिस्टोलिक की बात कर रहा है यहाँ पर, और डायस्टोलिक की बात कर रहे हैं जब हम, तो 60 से 80, यानी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 80-120 आपको ब्लड प्रेशर मिल जाएगा। ओके, ये हमेशा याद रखिए कि 80 से 120 mm/120/80 mm/Hg। तो इसमें 120 क्या है आपका, 120 आपका जो है सिस्टोलिक हो जाएगा, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना हो जाएगा, वो 80 mm/Hg होगा। ओके, आगे फिर हम चलते हैं इसी क्रम में। वयस्क का रक्तचाप डायस्टोलिक बताया हमने कि 60 to 80, अगर इसमें ऑप्शन उसी के करीब जाकर के ऑप्शन आप बिल्कुल लगा लीजिए। देखिए कुछ इस तरीके से है कि अगर ब्लड प्रेशर की बात हम करते हैं तो ब्लड प्रेशर एक नॉर्मल बीपी की बात कर रहे हैं, तो बीपी जब नॉर्मल की बात करते हैं तो 120/80 हम लिखते हैं mm/Hg पारा। इतना ऑप्शन, ये हमारा 120 क्या है, ये हमारा सिस्टोलिक प्रेशर है, और 80 क्या है, ये हमारा डायस्टोलिक प्रेशर है। अब हम सिस्टोलिक की बात जब करते हैं, देखिए ऊपर वाले में सिस्टोलिक पूछा गया है, तो 120 के बीच में जो रेंज आ रहा है वो सबसे नियरेस्ट ऑप्शन है 100 से लेकर 120, क्योंकि ये कम हो जा रहा है, ये जब बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, ये बहुत कम हो जा रहा है, तो यही ऑप्शन सही होगा। वयस्क का सामान्य चाप में डायस्टोलिक कितना होता है, 80 के आसपास होना चाहिए, तो यहाँ देखिए 60 से 80 ये नॉर्मल जा रहा है, 80 के ऊपर 100 आपको डायस्टोलिक ये जो है बढ़ जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। अब देखिए हृदय की अंदरूनी परत में होने वाली जलन को क्या बोलते हैं, अंतःशोथ बोलते हैं, अंतःशोथ हो जाता है, ठीक है। हृदय के स्नायु में होने वाली जलन को क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं हतल्फी या हितपेशी शोथ, ठीक है, मतलब अंदर में हितपेशी शोथ बोल देते हैं। अब आगे क्या हुआ, आगे फिर क्वेश्चन करवाते हैं आप सभी को हम। चोट लगने के स्थान पर रक्त का थक्का जम जाता है। देखिए जब चोट लगती है तो रक्त का थक्का जमाव हो जाता है, यानी कि वहाँ पर क्या हो जाता है, जमाव आ जाता है। अब वो जमाव जो है कितने मिनट में वो होता है, आप देखिए रक्त जमने की अगर प्रक्रिया की बात करते हैं तो यहाँ पर जो क्लॉटिंग टाइम है 2 से 6 मिनट, यहाँ इसको बोल सकते हैं कि क्लॉटिंग टाइम में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यहाँ 2 से 6, क्योंकि 1 से कम 2 मिनट कम है, 4 से 12 मिनट ज़्यादा है, 10 से 15-20 मिनट ये फिर बहुत देर हो जाएगी। इतनी देर में ब्लड इतना ज़्यादा निकल जाएगा कि उसकी डेथ ही हो सकती है पेशेंट की। तो ऐसे केस में ये बिल्कुल जो है सबसे सही एक्यूरेट ऑप्शन आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, 2 से 6 मिनट, 2 से 6 मिनट। आगे फिर चलते हैं इसी क्रम में। वह पर्दा जो खाना या पीना निगलते समय बंद हो जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं एपिग्लॉटिस। क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फेफड़े में होने वाले प्रदाह को क्या बोलते हैं, देखिए निमोनिया बोलते हैं, यहाँ पर निमोनिया बोल देंगे। नहीं, क्षय रोग अस्थमा ये एक अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ प्रदाह की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर निमोनिया हो जाएगा। फेफड़े में विषाणु ट्यूमर की वृद्धि के कारण से पूरे शरीर में ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है, जिसे कहते हैं, देखिए फेफड़े में विषाणु ट्यूमर की वृद्धि के कारण से पूरे शरीर में ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है, जिसे हम बोल देते हैं कि फेफड़े का ये कैंसर हो चुका है। फेफड़े का निमोनिया नहीं, निमोनिया में सांस
फूलने लगती है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन मिलना बंद नहीं होता है। ठीक है, नाक से जो खून आना कहलाता है इपिक्सटैक्सिस। क्या बोलता है? पहला ऑप्शन इपिक्सटैक्सिस, इपिक्सटैक्सिस बोलते हैं। छोटी आंत लगभग होती है कितने फुट की? ये करीब करीब 20 फुट की होती है, लगभग 7 से 7.5 मीटर लंबी आपकी ये छोटी आंत होती है। आहार नाल का अंतिम 6 से 8 इंच वाला भाग क्या कहलाता है? अंतिम भाग अगर आहार नाल की बात करते हैं तो लास्ट में आपका मलाशय, जिसको रेक्टम बोलते हैं, रेक्टम कहलाता है। आमाशय की परत में होने वाली जलन को क्या कहते हैं? आमाशय की परत में होने वाली जलन को क्या बोल देते हैं? आमाशय वर्ण, या फिर बोलते हैं जठर शोथ, आंत्र शोथ, या उपयुक्त नहीं, बिल्कुल जठराग्नि, उसको बोलते हैं जठराग्नि। आमाशय यानी स्टमक में जो है एकदम स्टमक बर्निंग होने लगती है, तो इसको बोलते हैं जठर शोथ। आमाशय में होने वाले खुले फोड़े को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आमाशय वर्ण, आमाशय वर्ण। अगला क्वेश्चन करते हैं, जब बच्चा बड़ा होता है तब रक्त कहाँ बनता है? देखिए, जब बच्चा बड़ा होता है तब रक्त यकृत की कोशिकाओं में बनता है। कहाँ बनता है? यकृत की कोशिकाओं में रक्त का तब निर्माण होता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, किस कारण रक्त नलिका में रक्त का थक्का नहीं जमता है? देखिए, पित्ताशय के कारण, किस कारण में रक्त नलिका में रक्त का थक्का नहीं? बिल्कुल बहुत बढ़िया, बिल्कुल ये गलत है। पित्ताशय के कारण में बिल्कुल गलत है। अग्नाशय के कारण, इनमें से कोई ये सब बेवकूफ़ी वाला आंसर दिया है इसमें। अस्कंदन हेपैरिन की मजबूरी, बिल्कुल हेपैरिन। आप देखिए, हेपैरिन के कारण से होता क्या है कि जब भी आप ब्लड किसी ट्यूब में भी लेते हैं तो वहाँ पर जो है एंटी कोआगुलेंट, क्या डालते हैं? एंटी कोआगुलेंट लेते हैं, ठीक है ना। 2 बूंद डाल देते हैं, जिससे उसकी दीवारों से होकर के नीचे तक चला आता है। तब आप ब्लड ले लेते हैं और उसको उठाकर ब्लड कहीं भी रख लेंगे तो ब्लड क्लॉट नहीं करेगा। तो एंटी कोआगुलेंट का काम ही है कि वो ब्लड के थक्का को, ब्लड को थक्का जमने से रोकता है। तो जो है हेपैरिन जो है ये आपके नलिकाओं में प्रेजेंट रहता है, इस कारण से जो है वहाँ पर ब्लड जो है जमने नहीं पाती है। आरबीसी कहाँ आरबीसी का कहाँ जो है नष्ट होती है? आरबीसी बिल्कुल यकृत में, आपके लीवर में जो है वहाँ पर जा कर के नष्ट हो जाती है। आगे फिर आप लोगों को अगला क्वेश्चन करवा रहे हैं, यकृत के प्रदाह को क्या कहते हैं? यकृत के प्रदाह को यानी यकृत की स्वेलिंग की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हेपेटाइटिस हो जाएगा। हेपेटाइटिस यानी यकृत में स्वेलिंग की बात हम कर रहे हैं, तो यानी कि स्वेलिंग की बात हम कर रहे हैं, यानी कि हेपेटाइटिस हो जाएगा। रक्ताल्पता एनीमिया हो गया, गुर्दे की खराबी अलग चीज़ हो गई है, किडनी हो गया, वृक्क की पथरी अलग हो गई। रक्ताल्पता एनीमिया हो गया, यानी यकृत की बात कर रहे हैं तो हेपेटाइटिस की बात हो जाएगी। यहाँ यही ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से यकृत की कोशिकाएं नष्ट होने पर होने वाला रोग क्या कहलाता है? सबसे देखिए, बहुत सही, इसको बोलते हैं यकृत की कोशिकाएं जब नष्ट हो जाती हैं। हाइपरग्लाइसीमिया बिल्कुल नहीं, ग्लूकोज से संबंधित है। एडिसन डिजीज बिल्कुल नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो हो नहीं सकता। सूत्रण रोग हो सकता है, यही सही ऑप्शन है। मूत्रण एक सहज क्रिया है जो नियंत्रित होती है आपके मस्तिष्क के द्वारा, ठीक है ना। आगे क्या हो गया है कि वृक्क के द्वारा नहीं, वृक्क के द्वारा मूत्रण नहीं नियंत्रण होती है। आपको बाथरूम लगता है तो आपको मस्तिष्क तक सूचनाएं जाती हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? वृक्क के द्वारा। बिल्कुल, वृक्क क्या करती है? यूरिन का फॉर्मेशन करती है, ठीक है, नियंत्रण नहीं करती है। मूत्रण का विशिष्ट गुरुत्व कितना है? मतलब कि इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात कर रहे हैं तो इसका 10 से 10-25 तक इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। गुर्दे की अगर लंबाई की बात करते हैं तो अगला इसमें जो है क्वेश्चन गया है कट, और कोई बात नहीं है। और अगले में देख लेते हैं, आपको गुर्दे की लंबाई की बात करते हैं तो देखिए 6, 5, 6, 7 और 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। गुर्दे की अगर हम चौड़ाई की बात करते हैं तो चौड़ाई 6 सेंटीमीटर होती है। इसको आपको रटना पड़ेगा, याद करना। अब गुर्दे की सूक्ष्म इकाई कहलाती है नेफ्रॉन कहलाती है। बिल्कुल सही ऑप्शन है कि नेफ्रॉन जो है आपकी, नेफ्रॉन ये यूनिट है किसकी? किडनी की यूनिट है, ठीक है। किडनी की यूनिट को नेफ्रॉन कहते हैं। ओके, आगे क्या है? थायराइड स्राव कम पैदा होने के कारण से कौन सा रोग होता है? ठीक है, कम मतलब हो गया हाइपोथायरॉयडिज्म, और हाइपर थायरॉयडिज्म मतलब कि थायराइड से ज़्यादा। हाइपर मतलब ज़्यादा, हाइपो मतलब कम।
अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि के स्राव की अपर्याप्त मात्रा से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। यहाँ पर अधिवृक्क की बात करते हैं तो यहाँ पर एडिसन्स डिजीज़ हो जाएगा। यहाँ पर हाइपरग्लिसीमिया नहीं होगा, हाइपरथायराइडिज्म नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, एडिसन डिजीज़ हो जाएगा। आगे दोस्तों हम इसी क्रम में आप लोगों को और भी वायरस को देखा जा सकता है। देखिए वायरस को आँखों से नहीं देखा जा सकता है और आपको इनमें से कोई नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी से वायरस को देखा जा सकता है। छोटा कोकाई जो बैसिलस होता है, तमाम जब बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैसिलस फॉर्म में होता है, कोकस के फॉर्म में, ऐसे से कामा के फॉर्म में, इस सब शेप में बैक्टीरिया होते हैं। उनका व्यास कितना होता है तो 0.8 से लेकर 2U तक, ठीक है ना, 2U यानी कि माइक्रोन कह सकते हैं उसको, इतना तक होता है। बड़ा कोकाई का कितना होता है तो इसका जो हो जाएगा आपका, बड़ा कोकाई के आकार का व्यास होता है 0.8 0.2 तक होता है। ये भी निम्न में से जीवाणु की वृद्धि के लिए कौन सा जो है घटक नहीं है। तो आगे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबसे पहले कि यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात कर रहे हैं, CFC गैस की बात करते हैं। बैक्टीरिया की वृद्धि के लिए आवश्यक घटक यही नहीं है, बाकी और सब हैं। खाद्य, कार्बन, नाइट्रोजन, तापमान, नमी, ये सब सारी चीज़ें हैं और यही नहीं है जिसको बोलते हैं CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मानव शरीर का pH होने पर सामान्य जीवाणु में वृद्धि होती है। pH कितना होने पर तो 7.2 होने पर अगर pH है तो जीवाणुओं की मानव शरीर में वृद्धि हो जाती है, यानी कि कह सकते हैं कि जीवाणु पनपने लगते हैं। साधारणतः टाइफाइड में जो जांच की जाती है उस जांच का क्या नाम है, उस जांच को हम बोलते हैं बिडाल टेस्ट बोल देते हैं। फिर बोलते हैं तंद्रिक ज्वर। तंद्रिक ज्वर में दोनों ये किए जाते हैं, बेल फेल्बिस और ब्रूसोसिस, ये दोनों जो है जांच की जाती है। आगे क्या है, सिफिलिस की बात करते हैं। सिफिलिस में क्या होता है तो सिफिलिस में आपको VD-RL टेस्ट और काहन टेस्ट, ये दोनों VD-RL और काहन टेस्ट, हाँ बिल्कुल एक दोनों का किए जाते हैं। चेचक में कौन सी जांच की जाती है, देखिए चेचक में अंगार जेल डिफ्यूजन टेस्ट किया जाता है। कौन सा, अंगार जेल डिफ्यूजन टेस्ट। बिडाल नहीं होगा, VD-RL नहीं है, ये तो वेनरल डिजीजेस के लिए है, ठीक है। सिफिलिस और गोनोरिया अभी मैंने बताया था ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, वेनरल डिजीज़ हैं, ठीक है, इसलिए इसके लिए VD-RL और काहन टेस्ट किया जाता है। चेचक की बात करते हैं तो चेचक में बिडाल टेस्ट हो गया टाइफाइड के लिए, VD-RL आपका हो गया सेक्सुअल जांचें हो गई और सिफिलिस या गोनोरिया संबंधित जांचें हो गई। STD सीनियर वो क्या बोलते हैं कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ से संदर्भ में रखने वाली जांच हो गई। तो यहाँ पर होगा अंगार जेल डिफ्यूजन टेस्ट। निम्न में से ग्राम पॉजिटिव कोकाई कौन सी है, स्टेफाइलो कोकाई जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का उदाहरण है। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया क्या क्या है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया आपका है न्यूमोकोकाई बैक्टीरिया जो है ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, जैसे कि आपको बता दें कि क्या बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जैसे आपको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस भी मिल जाएगा। आगे फिर हम बात करते हैं इसी क्रम में, ये देखिए आगे फिर हम देखते हैं कि क्या बोलते हैं स्थानीय टाइफस ज्वर फैलाता है। स्थानीय टाइफस ज्वर जो है आर मुगेरी से फैलता है। वायरस आकार जो है, वायरस का आकार कितना होता है 28 से 300 नैनोमीटर के। स्नायु तंत्र का क्या रोग है, रोग है रेबीज़ भी है और पोलियो है, दोनों स्नायु मतलब कि नर्वस सिस्टम के रोग हैं। निम्न में से श्वसन तंत्र का कौन सा रोग है, श्वसन तंत्र का रोग है सर्दी भी, साधारण भी है, इन्फ्लुएंजा भी है, ये दोनों। खसरा नहीं है। DNA वायरस का उदाहरण नहीं है, DNA वायरस का उदाहरण आर्थ्रोवायरस नहीं है। इसी के साथ RNA वायरस का उदाहरण नहीं है, ये होगा हर्पेक्स वायरस। निम्न में से रक्त परजीवी नहीं है, रक्त परजीवी नहीं है ये मक्खी। देखिए लिचमेनिया भी है, ट्रिप्नोसोमियम भी है और मलेरिया भी है, लेकिन आपका मक्खी जो है ये रक्त का परजीवी नहीं है। मलेरिया परजीवी जो भारत में नहीं पाया जाता है वो कौन सा है, फैल्सीपीडियम मलेरी है, वाइवेक्स है, फैल्सीपुरम ओवैली, मतलब कि प्लाज्मोडियम ओवैली की जो है ये आपकी इंडिया में नहीं पाया जाता है। आगे हम देखते हैं काला एजार फैलाने वाला वाहक क्या है, काला एजार फैलाने वाला वाहक क्या है, डोनोवेनी आंत्रलेशमाइसिस, ये काला एजार को फैलाते हैं।
मलेरिया रोग का कारण क्या है? मलेरिया रोग का कारण क्या है? तो मलेरिया का जो कारक है वो है प्रोटोजोआ, ना कि विषाणु है, ना कि कवक, ना कि वायरस। तो दोस्तों ये देख लीजिए, आप सभी को बहुत इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन करवा रहे हैं जो आपके एग्जामिनेशन से एकदम जुड़ा हुआ है और आपके एग्जामिनेशन में आने वाला है। मुंह के छाले जो है होने के कारण क्या है? देखिए, मुंह के छाले होने के कारण क्या है? ये फंगस है। ठीक है, वायु जनित बीमारी नहीं है कोई, इन्फ्लुएंजा तो है भैया, और इसके साथ साथ आपका चेचक भी है, घाव का संदूषण भी है, और मधुमेह नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन से निम्नलिखित में हाथ धोने की तकनीक या तरीका नहीं है। नल खोलकर पानी का तापमान अनुकूल करें, अंगुलियों को नीचे करके हाथ को गीला करें, हाथ और कलाइयों में साबुन लगाएं, या टोटी को कागज के तौलिए से बंद ना करें। देखिए, ये सब सारी चीज़ हैं, टोटी को कागज के तौलिए से बंद ना करें। ओके, ये इसका तकनीक नहीं है। और हर तरीके से जल खोलेंगे तभी जो है पानी का तापमान अनुकूल करें, ये भी हो सकता है। अंगुली जो है आपको जो है गीला करें, हाथ को नीचे करके अंगुलियों में कलाइयों में घुमा के आप साबुन लगाइए, ये भी है। आगे देखते हैं इसी क्रम में कि अगला क्या है। ये वयस्क मादा अंकुश क्रीम की लंबाई कितनी होती है? ये होती है 1.0 से 1.3 सेंटीमीटर। और अंकुश नर की लंबाई कितनी होती है? 2 से 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके, आगे फिर क्या है? अंकुश क्रीम द्वारा प्रतिदिन रक्त चूसा जाता है, ये है 0.15 मिलीलीटर। अंकुश कृमि द्वारा प्रतिदिन अंडे दिए जाते हैं, ये हो जाएगा 10 से 30 हज़ार प्रतिदिन। निम्न में से किस अवस्था में अंकुश कृमि का डिंबक संक्रमित होता है? देखिए, तीसरी अवस्था में संक्रमित हो जाता है, ये कन्फर्म है। अंकुश कृमि मानव शरीर के किस स्थान में प्रवेश करता है? तो ये पाँव से, बिल्कुल पाँव से, यानी कि आपके पैर से ही ये करता है। निम्नलिखित में से अंकुश कृमि के कारण नहीं होती है? ये देखिए, आपका हो जाएगा इसमें अधिष्ठर में दर्द, बदहजमी, अधिजठर में दर्द और पेचिश, ये सारे लक्षण हो जाते हैं। टाइफाइड एक अलग चीज़ है, जो कि आपको टाइफाइड का काज अलग होता है। ठीक है ना, टाइफाइड अलग जो है डिजीज़ है। तो अब बाकी बदहजमी है, पेचिश है, ये सारा चीज़ जो है ये आपके इसके कारण से हो जाता है। तो दोस्तों, आप सभी को हमने अपने YouTube चैनल के माध्यम से जो है मैक्सिमम क्वेश्चन को आज हमने करवाया है। इसी तरीके से डेली आपको लगभग 100-150 जितना भी क्वेश्चन हमको मिल पाएगा, उतना ही क्वेश्चन आप लोगों को आपके सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र से रिलेटेड, और या तो फिर आपके सीनियर ट्रीटमेंट लेबोरेटरी सुपरवाइज़र, मतलब कि आपकी जो भी नेशनल हेल्थ मिशन का जो भी प्रोग्राम है उससे रिलेटेड हम सारी आपकी तैयारी करवाते रहेंगे। और आगे भी आप सभी को हम अपना ये सारा वीडियो अपलोड करते रहेंगे, जिससे आप लोग अपने एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छा सा प्रदर्शन कर सकें। देखिए, एक बात इतना ध्यान लीजिए कि पहले क्वेश्चन को करने से पहले, आप कोई भी क्वेश्चन को करने से पहले उनके चारों ऑप्शन को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दे लें, उनकी मीनिंग। जैसे अभी एक क्वेश्चन हमने आपसे कहा था कि ऑस्टियोपोरोसिस की बात की थी। ऑस्टियोपोरोसिस, पोरोसिस मतलब होता है छिद्र की बात कर रहा है, तो वहाँ पर हड्डियों में छिद्र हो जाना, उसके अलावा भी और कोई ऑप्शन नहीं था, तो बिल्कुल वो वहाँ पर वो ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसी क्रम में अगर आप सभी लोग अपने क्वेश्चन को पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद आप आंसर पर टिक लगाएंगे, तो आपके लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग को ये हमारा जितना भी हमने क्वेश्चन किया, इस वीडियो को बार बार देखिए, आप इन क्वेश्चंस को सारे रट लीजिए, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र, सीनियर ट्रीटमेंट लेबोरेटरी सुपरवाइज़र और लैब टेक्नीशियन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और आपके एग्ज़ाम से इससे ज़रूर क्वेश्चन फंसने वाले हैं, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो कि नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा घोषित किया गया है, उसी पैटर्न पर ये आधारित सारा सिलेबस हमने आपके समक्ष में आपको रखा है। क्योंकि समय कम है, तो यहाँ पर जितना ही हम प्रैक्टिस कर लें, यहाँ पर थ्योरी पढ़ेंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा, यहाँ पर जितना ही हम प्रैक्टिस सेट अपने आप को सॉल्व कर लें। इसके अलावा भी हमने आप लोगों को एनीमिया का, ब्लड का, आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का,
इन सब का वीडियो आप सभी के सामने अपलोड किया है। और अगर आपको आवश्यकता पड़े तो बिल्कुल वो सारी वीडियो को आप जा कर के हमारे यूट्यूब चैनल पे आप बिल्कुल जा कर के देखें। ब्लड की कमी से क्या रोग हो जाता है, और WBC RBC क्या होते हैं, उनका लाइफ स्पैन कितना होता है, उनकी काउंट कितनी होती है, पूरा डिटेल हमने आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताया है। तो दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, डॉक्टर अमित गुप्ता, आस्था होम्योपैथी क्लिनिक, 70 करोड़ चिन्हट को। धन्यवाद।